Both the IMF and the World Bank are warning that we are edging towards a global recession. That the global economy may fall into a recession next year. Where do you peg the probability of a recession? Right now, it's, let's say by year end, I'd say about 50-50. The UK economy also on the brink of recession. Are we really heading towards a recession? The risk of recession. Recession. वर्ल्ड इकोनॉमी ने इस साल यानी कि 2022 में पहली बार $100 ट्रिलियन के आंकड़े को क्रॉस कर लिया है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाला साल यानी कि 2023 वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा साल नहीं रहेगा। इनफैक्ट वर्ल्ड इकोनॉमी 2023 में रिसेशन की ओर बढ़ रही है, ऐसा ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है। अकॉर्डिंग टू सेंटर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च, ग्लोबल रिसेशन की शुरुआत 2023 से हो जाएगी। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले साल में 1/3 देशों की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी और 25% पॉसिबिलिटी है कि वर्ल्ड इकोनॉमी की ग्रोथ 2023 में 2% से कम रहेगी। इन सब चीजों को आने वाले रिसेशन के संकेत के तौर पे देखा जा रहा है। इस साल 90+ कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स ने अपने इंटरेस्ट रेट्स को हाइक किया है, कुछ ने तो एक से ज्यादा बार इंटरेस्ट रेट्स को हाइक किया है। इनफैक्ट आरबीआई ने भी इस साल इंटरेस्ट रेट्स को 4 बार हाइक किया है। अगर टेक्निकली देखें तो 28 जुलाई 2022 को यूएस इकोनॉमी रिसेशन में एंटर कर चुकी है। यूएस में तो इन्फ्लेशन ने 40 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, बल्कि यूएस ही नहीं, वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमीज जैसे कि जापान, जर्मनी, यूके, कनाडा सब हाई इन्फ्लेशन झेल रहे हैं। यूएस की तरह यूके में भी इन्फ्लेशन कुछ वीक पहले ऑल टाइम हाई पर था, दैट इज 11.1%, जो कि 41 ईयर हाई है। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों पूरे वर्ल्ड में इतना इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है और क्यों एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2023 में ग्लोबल रिसेशन आने की पूरी संभावना है। इसके अलावा हम देखेंगे कि ग्लोबल रिसेशन का इंडिया की इकोनॉमी और इंडिया के स्टॉक मार्केट पर क्या असर पड़ता है। एंड फाइनली हम समझेंगे कि ऐसे में आपको कहां पर इन्वेस्ट करना है और किन किन सेक्टर्स पर आपको ध्यान देना है। तो ये सब चीजें आज के वीडियो में हम कवर करेंगे एंड आई होप आप पूरा वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे ताकि पूरी पिक्चर आपके लिए क्लियर हो पाए। हे गाइस, मैं हूं दिव्यांशु चतुर्वेदी एंड आई होप यू आर डूइंग ओके। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम शॉर्ट में समझ लेते हैं कि इन्फ्लेशन और रिसेशन होता क्या है। तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या हुआ, अगर हम आसान भाषा में समझें, आपके पास पहले जितना पैसा था उतने पैसों में अब कम चीजें आ रही हैं, मतलब आपके पैसे की वैल्यू गिरती जा रही है। और ऐसा क्यों होता है, इसके 3 बड़े कारण हो सकते हैं। पहला है डिमांड पुल। सरकार डिमांड बढ़ाने के लिए खूब सारा पैसा प्रिंट करे और उसको मार्केट में झोंक दे और डिमांड बढ़ने की वजह से चीजें महंगी हो जाएं। दूसरा है कॉस्ट पुश। रॉ मटेरियल की शॉर्टेज होने से प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाए या फिर रॉ मटेरियल के दाम बढ़ने से एंड प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ जाए। और तीसरा है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, यानी कि नेचुरली लोगों की कमाने की क्षमता बढ़ जाए, उनकी सैलरीज बढ़ जाए और इस वजह से वो ज्यादा चीजें अफोर्ड कर पाए और इससे धीमे धीमे चीजें महंगी होती चली जाती हैं। अब यहाँ पर एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि जो इकोनॉमी है वो सीधी लाइन में नहीं चलती, वो हमेशा साइकिल्स में चलती है, जिसको हम बिजनेस साइकिल या इकोनॉमिक साइकिल बोलते हैं। तो पहले ग्रोथ होगी, फिर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, फिर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो रिसेशन आएगा, फिर डिप्रेशन हो जाएगा, फिर रिकवरी होगी और फिर से ग्रोथ होगी। तो इस तरह की साइकिल में पूरी इकोनॉमी चलती रहती है। तो जैसा कि हमने साइकिल में देखा कि अगर लंबे समय तक इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है तो हमें समझ जाने चाहिए कि रिसेशन आने वाला है, जिसकी बातें अब लोग कर रहे हैं। अब रिसेशन क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो रिसेशन पता करने के लिए आपको 2 चीजें देखनी होती हैं। पहला जिसको कहते हैं टेक्निकल रिसेशन, यानी कि देश की जीडीपी अगर लगातार 2 क्वार्टर से नेगेटिव ग्रोथ में रहे तो उसे टेक्निकल रिसेशन कहते हैं, जो हमें यूएस के साथ होता दिख रहा है। इसके अलावा रिसेशन के कुछ साइंस हैं, जैसे कि चीजों के दाम लंबे समय तक बढ़ते रहना, अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगातार बढ़ते रहना, लोगों की नौकरियों से छटनी होने लगना। तो इसका मतलब है कि रिसेशन आने वाला है। अब ये सारे साइंस जो हैं वो हमें इंडिया में भी देखने को मिल रहे हैं। इस समय इंडिया में चीजों के दाम काफी बढ़े हुए हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट नवंबर में 8% थी, जो कि पिछले 3 महीनों में हाईएस्ट है। और ले ऑफ की खबरें तो हम आए दिन पढ़ते रहते हैं कि फलां कंपनी ने इतने एम्प्लॉयज की छटनी कर दी। तो एक नेचुरल सा क्वेश्चन बनता है कि क्या इंडिया में भी अभी रिसेशन चल रहा है या आने वाला है। तो इसको समझने के लिए हमें डेटा को देखना होगा। तो अगर हम देखें कि इंडिया की रियल जीडीपी ग्रोथ रेट फ्रॉम 2017 टू 2027 फोरकास्टेड, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 2019 और 2020 के पीरियड में जीडीपी श्रिंक हुई थी ड्यू टू कोविड, और अब फिर से फोरकास्ट किया जा रहा है कि जीडीपी ग्रोथ रेट 2023 में गिरेगी। तो टेक्निकली हम इंडिया में 2019 और 2020 में एक बार रिसेशन दिख चुके हैं, और अगर हम इस डेटा को देखें तो एक बार फिर से रिसेशन आने वाला है 2023 में, और यही साइंस दिख रहे हैं पूरी दुनिया में। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्यों यहाँ पर 2021 में जीडीपी इतना ग्रो करी थी। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा कारण है कि 2021 में बहुत सारे मनी को प्रिंट किया गया था
और मनी की सप्लाई बढ़ाई गई थी ताकि कोविड के बाद फिर से इकोनॉमी पटरी पे आ सके और लोग ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च करें, चीजों को खरीदें ताकि इकोनॉमी चलने लगे। और ऐसा सिर्फ इंडिया में नहीं, सारी मेजर इकोनॉमीज में हमें देखने को मिला। इस दौरान सारी मेजर इकोनॉमीज ने मनी को प्रिंट किया और यही वो कारण है कि आज हमें इतना इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। चलिए आप थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि इन्फ्लेशन क्यों पूरे वर्ल्ड में इतना बढ़ा हुआ है, और इसको देखने के लिए हमें 2-3 साल के घटनाक्रमों को समझना होगा। तो बिफोर कोविड यानी कि 2019 में यूएस चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा था और उस टाइम यूएस के प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने चाइना पर ट्रेड बैरियर्स और टैरिफ्स को बढ़ाया था अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट का हवाला देके। इस वजह से चाइना में बनी चीजें जो है वो यूएस में महंगी होने लगी। इसके अलावा यूएस ने चाइना की बड़ी कंपनीज जैसे कि हुआवे, ZTE को यूएस में बैन कर दिया। उसके बाद 2019 एंड और 2020 में कोविड तेजी से पूरी दुनिया में फैलने लगा। अब चाइना क्योंकि पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन हब है, तो वो कोविड की वजह से ठप पड़ गया और इसका इम्पैक्ट आज भी हम देख सकते हैं। आज भी सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज जो है वो पूरी दुनिया में बनी हुई है। इसके अलावा बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो हैं वो आज महंगे हो गए। इसके अलावा इन्फ्लेशन बढ़ने का बहुत बड़ा कारण, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, कि कोविड के दौरान यूएस और यूरोपियन कंट्रीज ने बहुत सारे पैसे छापे और अपने सिटीजन्स में बांट दिए ताकि डिमांड बढ़ाई जा सके। यूएस ने पैसा छाप कर लोगों को चेक्स बांट दिए, जिसको वो स्टिमुलस चेक्स बोलते हैं, और इस वजह से डॉलर की जो वैल्यू है वो कम होने लगी और चीजों के प्राइसेस जो हैं वो बढ़ने लगे। और बस हम कोविड से जैसे जैसे रिकवर हुए थे कि रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और एक वॉर स्टार्ट हो गई और इस चीज का असर पूरी दुनिया ने झेला, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 की तरह अब जो है वो कोई भी कंट्री आइसोलेट होकर नहीं रह सकती। हम सारे इंटरकनेक्टेड हो गए हैं। आज सारी कंट्रीज एक दूसरे के साथ ट्रेड करती है, सब इंटरडिपेंडेंट है। तो रशिया और यूक्रेन के वॉर से ये हुआ कि जो डिमांड और सप्लाई का बैलेंस था वो बिगड़ गया और जो फूड आइटम्स हैं उनके प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, क्योंकि वीट, कुकिंग ऑयल और फर्टिलाइजर की सप्लाई रशिया और यूक्रेन पूरे वर्ल्ड को करता है। फिर वॉर की वजह से वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया पर सैंक्शन लगाना स्टार्ट कर दिए, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट एनर्जी प्रोड्यूसर्स में से एक है, और इसी वजह से नेचुरल गैस और ऑयल के प्राइसेस बढ़ने लगे, क्योंकि हर सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए गाड़ियों की जरूरत पड़ती है और गाड़ियां तेल से चलती हैं। इस वजह से इसका इफेक्ट हर चीज पर पड़ा। उसके बाद इन्फ्लेशन कम करने के लिए 90+ कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट्स को हाइक कर दिया, यानी कि अब आप अगर बैंक में पैसा रखेंगे तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा और जब आप लोन लेंगे तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट चुकाना होगा। इससे क्या होगा, इससे इकोनॉमी में जो पैसा है वो कम हो जाएगा, लोग कम पैसा खर्च करेंगे और डिमांड जो है वो थोड़ी कम होगी, और अगर डिमांड कम होगी तो महंगाई को कंट्रोल किया जा सकेगा। और यही वो तरीका है जिसको ज्यादातर कंट्रीज इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन इंटरेस्ट रेट्स को बार बार बढ़ाने से एक नया डर पैदा हो जाता है। अगर इंटरेस्ट रेट्स बार बार बढ़ते हैं तो जीडीपी की ग्रोथ रेट जो है वो थमने लगती है, और अगर किसी कंट्री की ग्रोथ रेट पहले से ही कम है तो कई बार कुछ मेजर इकोनॉमीज की ग्रोथ रेट नेगेटिव में भी चली जाती है। और जैसा कि हम देख चुके हैं कि अगर लगातार 2 क्वार्टर ग्रोथ रेट जो है वो कम रहती है तो इसको हम रिसेशन का साइन मानते हैं। अब यहाँ तक आई होप थोड़ी पिक्चर आपके लिए क्लियर हुई होगी। तो क्यों आने वाले समय पर रिसेशन का डर इतना बना हुआ है, तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि क्योंकि इन्फ्लेशन इतना बढ़ा हुआ है तो जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया। इंटरेस्ट रेट्स को अगर लगातार बढ़ाते हैं तो जो इकोनॉमी है वो स्लो हो जाती है, और अगर लगातार 2 क्वार्टर तक जो ग्रोथ रेट है वो कम रहती है, माइनस में रहती है, तो उसको रिसेशन का साइन मानते हैं। और जो रेटिंग एजेंसीज हैं जो जीडीपी की ग्रोथ रेट को फोरकास्ट करती हैं, उन्होंने अपने ग्रोथ रेट को अपडेट करते हुए सारे जो ग्रोथ रेट है उनको कम कर दिया है। IMF, वर्ल्ड बैंक ने भी अपनी रिपोर्ट में 2023 में ग्लोबल रिसेशन आने की पूरी संभावना को मेंशन किया है। और अगर आप पिछले साल के ग्लोबल स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस को देखें तो इस साल काफी वोलेटाइल रहा है। तेजी से कई बार स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है, फिर तेजी से नीचे जाता है, क्योंकि ऐसे टाइम पर इन्वेस्टर्स को भी लगता है कि सेंट्रल बैंक फिर से इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगी और उस वजह से फिर रिसेशन आ जाएगा, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए किसी स्टॉक पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। अब आइए समझ लेते हैं कि ग्लोबल रिसेशन का इंडिया की इकोनॉमी पर और इंडिया के स्टॉक मार्केट पर क्या असर पड़ सकता है। 2022 में जब लास्ट टाइम रिसेशन इंडिया में आया था तो उसका रीजन ये था कि कोविड की वजह से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी वो शटडाउन हो गई थी, और इसका कैस्केडिंग इफेक्ट हमें जीडीपी में देखने को मिला था। कोविड और फिर उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से इंडिया में जो इन्फ्लेशन है वो लगातार बढ़ा हुआ है, और इसको कम करने के लिए आरबीआई ने इस साल 4 बार इंटरेस्ट रेट्स को हाइक किया है। इंडिया में जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इसका मेन कनेक्शन जो है वो क्रूड ऑयल प्राइसेस से होता है। इंडिया जो है वो वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल इंपोर्टर है, और जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो हमारा ट्रेड डेफिसिट और जो एक्सपोर्ट बिल है वो भी बढ़ता है, और इसी वजह से इंडिया में ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है। अब ग्लोबल रिसेशन का इंडिया पर क्या इम्पैक्ट होगा, तो इंडिया एक ऐसा स्पेशल केस है जहां पर पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होगा और नेगेटिव इम्पैक्ट भी होगा। तो पहले नेगेटिव इम्पैक्ट समझते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो ग्लोबल रिसेशन है उसका इम्पैक्ट इंडिया पर काफ़ी नेगेटिव पड़ेगा,
ऑल्दो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है क्योंकि हमारा डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ा है। लेकिन अगर यूएस और यूरोप में रिसेशन आता है तो इसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पर होता है क्योंकि इंडिया जो है वो सर्विसिंग इकोनॉमी है और इंडिया की सर्विसिंग इंडस्ट्री यूएस और यूरोप पर डिपेंडेंट है और इसका इफेक्ट हमारे मार्जिन और एम्प्लॉयमेंट पर पड़ता है। अगर पॉजिटिव्स की बात करें तो अगर ग्लोबल रिसेशन आता है तो कमोडिटी, ऑयल और जो फर्टिलाइजर्स हैं इनकी डिमांड कम होती है और इस वजह से उनके प्राइसेस में भी कमी आती है, जिससे इंडिया के इन्फ्लेशन में डायरेक्टली कमी आती है। इसके अलावा एडिबल ऑयल और बेस मेटल में भी हमें कमी देखने को मिल सकती है। अब एनालाइज करते हैं कि ग्लोबल रिसेशन का जो इम्पैक्ट है वो इंडिया के स्टॉक मार्केट पर कैसा रह सकता है। तो ग्लोबल रिसेशन का जो इम्पैक्ट है इंडिया की इकोनॉमी और इंडिया के स्टॉक मार्केट दोनों में अलग अलग रह सकता है, क्योंकि जो इकोनॉमी होती है वो लैगिंग इंडिकेटर होती है, यानी कि जो अभी घट रहा है उसका असर जो है वो आने वाले समय पे हमें देखने को मिलता है। वहीं पर स्टॉक मार्केट को लीडिंग इंडिकेटर कहते हैं, यानी कि जो आने वाला है उसका असर हमें पहले ही स्टॉक मार्केट पर देखने को मिल जाता है। तो अगर स्टॉक मार्केट अभी ऑप्टिमिस्टिक है तो आने वाले 3 से 6 महीने में हमें इकोनॉमी में स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। अब आने वाले टाइम पर ऑप्टिमिज्म रहेगा या पेसिमिज्म होगा, ये हमें डिसाइड करते हुए भी आने वाले बाइंग डिसीजन या सेलिंग डिसीजन लेने होते हैं। इसलिए अभी जैसा स्टॉक मार्केट इंडिया का चल रहा है इसको एक अच्छा संकेत माना जा सकता है। ये बताता है कि इंडिया की इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है, कितनी रेजिलिएंट है, और इस बात को तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन भी मान चुके हैं कि इंडिया की इकोनॉमी कितनी रेजिलिएंट है। अब एज एन इन्वेस्टर आपको रिसेशन के टाइम पे क्या करना चाहिए, तो ऐसे में आपको इन्वेस्टिंग के लिए रिसेशन प्रूफ सेक्टर पर ध्यान देना चाहिए। अब रिसेशन प्रूफ सेक्टर्स क्या होते हैं, तो रिसेशन के टाइम पे कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी ग्रोथ बिल्कुल स्लो हो जाती है और कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि जिन पर कोई भी इसका असर नहीं पड़ता, जो कि फ्लक्चुएट नहीं करते। और कई बार तो ऐसा देखने को मिलता है कि रिसेशन के पीरियड में ये सेक्टर आउट परफॉर्म कर जाते हैं। सो इनको हम रिसेशन प्रूफ सेक्टर्स बोलते हैं, जैसे कि एफएमसीजी सेक्टर, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। चाहे कितना भी रिसेशन हो, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बिना लोग नहीं रह सकते, जैसे कि खाने पीने की चीजें, सोप्स, डिटर्जेंट, ऑयल, शुगर, सॉल्ट। इसके अलावा हेल्थ केयर सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर की तरह हेल्थ केयर सेक्टर भी एक तरह से रिसेशन प्रूफ सेक्टर होता है। हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हमेशा डिमांड में रहते हैं। इसके अलावा है पावर एंड गैस सेक्टर। हमें बेसिक यूटिलिटीज की जरूरत तो हमेशा पड़ती है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, एलपीजी। तो ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर आपको ध्यान देना है। और इसके अलावा किन सेक्टर्स से आपको ग्लोबल रिसेशन में दूर रहना है, वो सेक्टर्स जो एक्सपोर्ट डिपेंडेंट हो, जैसे कि सर्विसेज, आईटी, ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर्स। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ग्लोबल रिसेशन को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि चैनल से जुड़ी कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।